गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी एक सोशल एक्टिविटी है जहाँ पे लोग आके साथ में प्रोड्यूस करते हैं, स्टॉक रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रेड करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं कंजम्पशन गुड्स और सर्विसेज का। देखिए, गुड्स और सर्विसेज या तो एक्सचेंज किया जाता है दूसरे गुड्स और सर्विसेज से, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, या फिर वो लोग एक्सचेंज किया जाता है मनी से, जो आजकल चल रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव है जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटी में। ठीक है, वो एक डिफरेंस होता है जिसमें किस दो पर्टिकुलर टाइम में कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव में गया, दो पॉइंट ऑफ टाइम के डिफरेंस का नेगेटिव में गया, तो उसको डी ग्रोथ बोलेंगे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डी ग्रोथ हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरे साइड में देखा जाए तो ये एक क्वालिटेटिव टेक्निक्स है जिसको क्वालिटी में देखा जाता है, क्वालिफाई करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इक्विटी, ये सब बरकरार रहे, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी जो होता है वो एक गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट पॉलिसी होता है जिसका जो एम होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक साथ आगे बढ़ाना होता है, जनरेट करने के लिए, और दूसरे एम्स के साथ इसको हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी में लाते हैं। गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बहुत सारे सबसेट्स है, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और बहुत सारी चीज़। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन में देखेंगे कि इकोनॉमिक एज ए डिसिप्लिन क्या है, तो इकोनॉमिक्स एक टर्म है जो दो ग्रीक वर्ड से आया है। एक हुआ ऑइकॉस, जिसका मतलब होता है फैमिली या हाउस होल्ड या स्टेट, और दूसरा हुआ नोमोस, जिसका मतलब होता है नॉर्म या फिर लॉ। ठीक है, जो हम लोग का इकोनॉमिक्स के फील्ड का क्यों हम लोग का नीड हुआ, ये एक ब्रांच है सोशल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, जो इसलिए रिलेवेंट हुआ ताकि ये बैलेंस बना सके जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका, और हमारे नीड्स के हिसाब से एक बैलेंस बना सके, इसलिए इकोनॉमिक्स का एक नीड आया। इंडिया के पास 15% है ग्लोबल पॉपुलेशन का। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2.4% ही हमारे पास लैंड है। तो रिसोर्सेज देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, 15% कहाँ 2.4%। तो इकोनॉमिक्स का जो अब यहाँ पे रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स का टास्क क्या होता है कि ऑप्टिमल वेज बताएं कि हम लोग का प्रायोरिटी क्या होगा, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसमें प्रायोरिटाइज करें हम लोग को। तो ये सब हमारे इकोनॉमिक्स बताते हैं। जैसे लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट जो 2013 में आया था, वो एड्रेस क्या करता है? वो बताता है कि जो लैंड क्लेम्स है फार्मर्स, इंडस्ट्री और दूसरे सेक्शंस का एक बैलेंस्ड वे में बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये तो मैंने बता दिया इकोनॉमिक्स क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कुज़नेट्स कर्व। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक साइड में इनइक्वालिटी, एक साइड में इनकम पर कैपिटा है। तो कुज़नेट्स कर्व क्या बताता है? एक ये इन्वर्टेड यू शेप के फॉर्म में एक ग्राफ बनाया है, जिसमें पहले क्या होता है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ होता है इनइक्वालिटी में। फिर ये बताता है कि कैसे इनइक्वालिटी को हम लोग कम कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज़ के टाइम में। जितना ज़्यादा अगर पैसा बढ़ते जाएगा तो हमारा इनइक्वालिटी कम होगा। ये हमारा कुज़नेट्स कर्व बताता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रेड ऑफ्स क्या होता है? ट्रेड ऑफ्स इसमें इन्वॉल्व होता है चॉइसेस जो हम लोग पॉलिसीज़ में डालते हैं कि क्या क्या चॉइसेस है, जहाँ पे एक गोल को अचीव करने के लिए हम लोग दूसरे गोल को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रेड ऑफ। ये एक बैलेंस करने का, गोल को बैलेंस करने का एक अच्छा तरीका है ट्रेड ऑफ। मतलब एक राइट लेवल ऑफ बैलेंस बनाते हैं हम लोग दो चीज़ में, उसी को हम लोग ट्रेड ऑफ बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म्स है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट क्या होता है?
मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव चॉइसेस है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव चॉइसेस है। तो उसमें से जो हमारा बेस्ट कोर्स, हम लोग जो किस चॉइस को पहले लेते हैं, उसको जो चूज़ करते हैं हम लोग, और दूसरे वाले चॉइस को हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हम लोग सेकंड बेस्ट चॉइस को हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इसका एक लिटरली देखा जाए तो ये एक कॉस्ट है सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी का, जो हम लोग चूज़ नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्रो, माइक्रो और मेसो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है, ये सारे इंटायर इकोनॉमिक डील करता है। जैसे यूनिट हो गया, प्रोविंस हो गया, नेशन, वर्ल्ड, किसी का, इंडिया, फिर पूरे वर्ल्ड का, ये सब जो हम लोग देखते हैं वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वहीं अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाए दूसरी तरफ, तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है यूनिट इकोनॉमी का, और कैसे बिहेवियर है कंज्यूमर, सेलर्स, बिजनेस फर्म्स, ये सब का एक यूनिट को देखता है ये माइक्रो इकोनॉमिक। ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स सेम इकोनॉमिक सिस्टम में बिलोंग करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। मेसो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मेसो इकोनॉमिक्स बीच वाला लेवल होता है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का, और ये दो चीज़ के बीच में होता है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर दिखता है इकोनॉमिक्स का, जैसे हो गया ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसको हम लोग मेसो इकोनॉमिक्स कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही एक यूनिट को हम लोग देखना हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है वो चीज़। और एडम स्मिथ को हम लोग तो जानते ही हैं, रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिबरल एंड न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स। क्या होता है लिबरल और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ एक प्रपोज किए थे प्रोपोनेंट लेज़र्स फेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। इसमें क्या होता है, ये एक आइडिया प्रपोज किए थे इनविजिबल हैंड का। इनविजिबल हैंड मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, वो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से वो प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन वो अनइंटेंशनली क्या हो रहा है, सोशल बेनिफिट्स मिल रहा है और पब्लिक के गुड्स के लिए वो अच्छा हो रहा है, पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो इसको बोलते हैं लेज़र्स फेयर इकोनॉमिक इनविजिबल हैंड। ठीक है, इस प्रीमाइस के हिसाब से एडम स्मिथ बोलते हैं कि एक इनविजिबल हैंड है जो इकोनॉमी को चला रहे हैं अच्छी तरीके से, और इस वजह से स्टेट के रेगुलेशंस का कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेट को सिर्फ अपना सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि पब्लिक गुड्स हो गया, पुलिस, जुडिशरी, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब देना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है लेज़र्स फेयर, ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका लिटरली मतलब होता है लेट डू, मतलब लेट पीपल डू एज दे चूज़। उन लोग को जो करना है वो लोग को जो करना है वो लोग को करने दीजिए। इसमें मतलब ये इसमें आता है कि मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल होगा लॉज और रेगुलेशन के हिसाब से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। और जस्टिफिकेशन फिर क्या हुआ, ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर पाया डिकेड्स में, जो जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया मिड 18th सेंचुरी में। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ा, ये हिसाब से जैसे जो एडम स्मिथ ने ये इनविजिबल हैंड वाला जो फिलॉसफी दिया, वाइड पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी था, एक्सक्लूजन क्रिएटेड हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ के वजह से बहुत सारे गैप आ गया। फिर वही इसके रिएक्शन में क्या हुआ, वेलफेयर और सोशलिस्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आया। हालांकि जो लेट 20th सेंचुरी हुआ, लिबरलिज्म फिर से एक नया फेवर मिला उसको वर्ल्ड से सारे, क्योंकि जितना भी पहले का लिबरलिज्म के बाद जो मॉडल्स ऑफ ग्रोथ आया वो उतना बढ़िया नहीं रहा। तो फिर से लिबरलिज्म लेट 20th सेंचुरी में आया। तो इसी चीज़ को जो रिटर्न ऑफ लिबरलिज्म लेट लास्ट सेंचुरी में जो लिबरलिज्म रिटर्न हुआ, उसी को बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म में क्या होता है, न्यू मतलब क्या होता है, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट जो फिर से डिक्लाइन होने के बाद फिर से रिटर्न में आता हो, उसके आगे एक प्रीफिक्स लग जाता है न्यू। ठीक है, लिबरलिज्म स्टार्ट हुआ ये एडम स्मिथ ने बताया, लेकिन फिर क्रिटिसिज्म मिलने लग गया, जस्टिफाई नहीं हो पाया डिकेड्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया। फिर लेकिन उसके बाद में देखा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ
पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होने लग गया इसकी वजह से। फिर इसके बाद हमारा फिर से लिबरलिज़म आया, जो फिर से दोबारा लिबरलिज़म आया डिक्लाइन होने के बाद, उसी को बोलते हैं न्यू लिबरलिज़म। तो इंडिया का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है 1991 के बाद, वो भी न्यू लिबरलिज़म के हिसाब से ही है। नेक्स्ट है हमारे पास केनेजियन इकोनॉमिक्स। ऐसा बिलीव किया गया था पहले कि लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो है कि लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल होना चाहिए, लेकिन जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, रिलेटिवली डाउन हुआ हमारा, या फिर ग्रोथ ही रुक गया, नेगेटिव मोड ऑफ ग्रोथ, डी ग्रोथ हुआ, तो फिर लिबरल इकोनॉमी वहाँ पे काम नहीं किया। तो फिर इसका सॉल्यूशन देते हैं केनेजियन सॉल्यूशन, जिसको एक बोलते हैं पम्प प्राइमिंग द इकोनॉमी। उसका मतलब क्या था, इसमें केनेजियन सॉल्यूशन क्या हुआ इकोनॉमिक्स, ये दो चीज़ बताया गया इसमें कि गवर्नमेंट को बोरो करना चाहिए मनी बाहर से, IMF या फिर ADB बैंक से, फिर वो जो बोरो किया हुआ मनी उसको स्पेंड करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर दूसरा कोर इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टमेंट करे उसमें, और इसलिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को एक साथ मिला के एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, डिमांड हो, बिजनेस हो। जैसे कि हमारा एग्जांपल है कि भारतमाला जो है नेशनल हाईवे बनाने का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब इसी हिसाब से केनेजियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से बना हुआ है। और दूसरा ये बात सॉल्यूशन बताता है कि सेंट्रल बैंक को अपना इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए ताकि ज़्यादा मनी अवेलेबल हो कंज्यूमर के पास, इन्वेस्टर्स के पास, और इससे ज़्यादा डिमांड और सप्लाई क्रिएट होगा। इंडिया में भी हमने देखा था कि एक आफ्टरमैथ आया था ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का, और उसमें डीप रिसेशन में चले गए थे हम लोग, कुछ टाइम रहा था 2008 के हिसाब से। तो केनेजियन इकोनॉमिक्स वहाँ पे भी सॉल्व किया था प्रॉब्लम हमें। नेक्स्ट है हमारे पास सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंप्लीट ओनरशिप रहेगा पूरे नेशनल इकोनॉमी का गवर्नमेंट के हाथ में, और वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी जगह नहीं रहेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स बिलीव करता है कि एक लार्ज पार्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वो गवर्नमेंट के हाथ में रहना चाहिए ताकि इनइक्वालिटी कम से कम हो और वर्कर्स को ज़्यादा कंट्रोल मिल सके अपने प्रोडक्शन के मीन्स को बढ़ाने का। ये बहुत तरीके का होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। एक तरीका है नेहरूवियन सोशलिज्म, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ आके कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और एक और दूसरा है एक्सट्रीम फॉर्म सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का, वो है कम्युनिस्ट कंट्रोल। इसमें हम लोग दो इकोनॉमिक्स देखते हैं, नेहरूवियन इकोनॉमिक्स और गांधीयन इकोनॉमिक्स। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स ये एक सबसेट है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का। ये जवाहरलाल नेहरू का थॉट था, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उनका ये थॉट है। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स में ये बोलते हैं कि स्टेट ओनरशिप रहेगा बेसिक पार्ट का इकोनॉमी का, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर एजुकेशन, मेटल और दूसरा इंडस्ट्रीज़ का, किसके थ्रू, सेंट्रलाइज सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग के हिसाब से सेंट्रलाइज्ड होगा इसमें। वहीं पे गांधीयन इकोनॉमिक्स क्या होता है, गांधीयन इकोनॉमिक्स की एक आइडिया देते हैं महात्मा गांधी इकोनॉमिक मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। गांधीयन सोशलिज्म में क्या होता है डिफरेंस नेहरूवियन और गांधीयन में, कि गांधीयन सोशलिज्म में सेंटर्ड नहीं रहना चाहिए स्टेट पॉलिसीज़ के हिसाब से, लेकिन ये इसको डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए और बेस्ड होना चाहिए वो सारा फुल पार्टिसिपेशन और अडल्ट लेबर का और कुछ मोरल प्रिस्क्रिप्शन का। लेकिन नेहरूवियन इकोनॉमिक्स क्या करते थे, वो बोलते थे सेंट्रलाइज सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग होना चाहिए। गांधीयन सोशलिज्म और उनके इकोनॉमिक थॉट बेस्ड रहता है स्मॉल स्केल, मतलब जो छोटे लोगों के लिए लोकली जो प्रोड्यूस्ड होते हैं लोकल रिसोर्स को यूज़ करके और लोकल नीड्स को मीट करने में, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सारे जगह हो, सबको अवेलेबल हो। ये प्रमोट करता है आइडियल ऑफ सर्वोदय का आइडियल प्रमोट करते हैं, जिसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ ऑल, ना कि रिच डोमिनेशन कंट्री हो। दूसरा प्रिंसिपल क्या है गांधीयन इकोनॉमिक्स का, वो है ट्रस्टीशिप।
कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो लोग फ्री है ताकि वो लोग एक सेटअप कर सके इकोनॉमिक एंटरप्राइज, और वो इकोनॉमिक वेल्थ को भी एक्यूमुलेट करें। जो सरप्लस वेल्थ है उनके में बेसिक नेसेसिटी नीड्स को कवर करने के बाद भी जो सरप्लस वेल्थ जो बचता है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको वो लोग एक ट्रस्ट में लगाए ताकि सारे लोगों का वेलफेयर हो, पर्टिकुलरली किसका हो, पुअरेस्ट और जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड हो। ये हुआ गांधीयन इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारा कंट्रीज डीकोलोनाइज्ड हो गया, कॉलोनी से ख़त्म हो गया है, ब्रिटिश एम्पायर वो सब ख़त्म हो गया, तो उन लोग का जो इकोनॉमिक्स है वो डिस्टॉर्टेड हो गया इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ के हिसाब से, और वो लोग बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और कोई भी प्राइवेट सेक्टर साइजेबल नहीं था वहाँ पे। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स देखता है कि ऐसा पॉलिसीज़ और इंस्टीट्यूशन जो रेज़ करे पर कैपिटा इनकम सारे लोगों का, उनका मेन कंसर्न रहता है, ना कि सिर्फ चैलेंजेस की इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रक्चरल चेंज को प्रमोट करने का। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ गए, इंडस्ट्री से सर्विसेज की तरफ गए, लेकिन इसका और भी एक और गोल रहता है कि वो इम्प्रूव करे वेलबींग सारे पॉपुलेशन का। कैसे फोकस करेगा, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये सब पे, या तो वो पब्लिक या प्राइवेट चैनल या फिर दोनों का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हो। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट कैपिटलिज्म और बीजिंग कंसेंसस। इसमें क्या होता है कि बहुत तरीके का हम लोग इसको समझ सकते हैं स्टेट कैपिटलिज्म को। एक तरीका है कि स्टेट लार्ज बिजनेस अपने पास रखे और प्राइवेट सेक्टर भी साथ में रहे। ये एक सिंपल मॉडल है जिसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, और इंडिया भी यही इकोनॉमी को फॉलो करता है मॉडल को, कि लार्ज पार्ट ऑफ बिजनेस जैसे रेलवे हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, कुछ मेन जो कोर इंडस्ट्रीज़ हो गया, वो सब अपने पास रखा हुआ है, और कुछ पार्ट्स ये दे दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को। स्टेट कैपिटल, दूसरा चीज़ जो होता है स्टेट कैपिटलिज्म चाइना का, वो बहुत ही डिफरेंट होता है, और उसको एक फॉर्म है वो मार्केट इकोनॉमी का, जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, जिसमें स्टेट ही एक्ट करता है डोमिनेंट इकोनॉमिक प्लेयर की तरह, ये ओन और कंट्रोल करता है बिजनेस को और यूज़ करता है मार्केट को अपने पॉलिटिकल कैपिटल की तरह। इस मॉडल को, स्टेट कैपिटलिज्म को, बीजिंग कंसेंसस बोलते हैं। बीजिंग कंसेंसस में क्या होता है, स्टेट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ रखता है और उसको परस्यू करता है डिफरेंट मल्टीपल ईयर प्लान्स में। नेक्स्ट है हमारे पास मर्केंटलिज्म। मर्केंटाइल स्कूल ये क्या बताता है, ये एडवोकेट करता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाना चाहिए कि मैक्सिमाइज हम लोग नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। यही एक तरीका, बेस्ट तरीका है कि इकोनॉमिक कंट्री का प्रॉस्पेरिटी हम लोग इम्प्रूव कर सकें, हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ा के। लास्ट सेंचुरी तक क्या होता था, मर्केंटलिस्ट बिलीव करते थे कि कंट्री जिसके पास ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है वो डोमिनेट करता है वर्ल्ड को। लेकिन अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में, ये क्या होता है, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी हो, एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी, उसके पास ज़्यादा एडवांटेज होता है। क्योंकि गोल्ड हमारा क्या हो रहा है, गोल्ड लिमिटेड है, लेकिन फॉरेन करेंसी सबसे ज़्यादा जिसके पास होगा वो होगा। चाइना फॉलो करता है मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज़ को और शिफ्ट कर दिया ग्लोबल ट्रेड बैलेंस को अपने फेवर में, क्योंकि क्या करता है चाइना, सारे पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है, पूरा ग्लोबल सप्लाई को ये ज़्यादा पार्ट में करता है। हर जगह आप देखेंगे चाइना का प्रोडक्ट होता है। 1980 से ये वाला एक्सपोर्ट वाला ये मर्केंटलिस्ट मॉडल फॉलो करता है चाइना। सेमीकंडक्टर, मोबाइल फ़ोन, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब चाइना मर्केंटलिज्म पॉलिसी फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन इकोनॉमी। अब ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा साथ में साथ जो आता है वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट के साथ आता है। किस फॉर्म में, ये पॉल्यूशन होता है एयर, वाटर, लैंड के पॉल्यूशन से। ये ह्यूमंस के लिए भी और सोशल वेलबींग के लिए भी थ्रेटेंड है।
ये इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, इससे बस इकोनॉमिक ग्रोथ अनसस्टेनेबल होगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, अगर आप सिर्फ पैसा के पीछे देखेंगे तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करता है, ख़त्म करते जा रहा है और प्रोडक्टिविटी लॉस होगा। तो इसी वजह से स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो अलर्ट करता है सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ और एडवोकेट करते हैं हार्मोनियस इंटरेक्शन ह्यूमंस और नेचर के बीच में, और अटैम्प्ट करते हैं रिकॉन्साइल करने का इन दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं स्कूल ऑफ ग्रीन इकोनॉमिक्स। कॉमन फ्यूचर जो पब्लिश किया गया था यूएन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 में, इसको पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं ब्रंटलैंड कमीशन। ये इसको हेड कौन किए थे, ग्रो हार्डलैंड ब्रटलैंड। ये डिफ़ाइन करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो ऐसा डेवलपमेंट होता है जो हमारे प्रेजेंट के नीड्स को फुलफ़िल कर सके, लेकिन बिना आगे के फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को डिमांड को फुलफ़िल किए बिना, मतलब हम लोग अपना भी कर सके और फ्यूचर जनरेशन जो आने वाला है वो लोग भी अपना डिमांड्स को नीड को फुलफ़िल कर सकें। तो इस वजह से हमारा ग्रीन इकोनॉमी आया है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।